हेलो गाइस, तो अब तक हम लोग इलस्ट्रेशन 51 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 52 अगेन इट विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। इलस्ट्रेशन 52 में खाली एक एडजस्टमेंट नंबर 2 देख लेना कि वहाँ पे लिखा है इन एडजस्टमेंट 1 उसमें लिखा है कि 4800 गुडविल पार्टनर सी लेकर के आएगा फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, और 2 में ये लिखा है कि जो 4800 सी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि अब इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस क्वेश्चन में क्रेडिट मत करो, वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आप क्रेडिट करो। आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, क्या फर्क पड़ जाता है पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देते तो? कई दफा क्या होता है कि वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो नहीं चाहते कि ये जो प्रीमियम आ रहा है उसको अपने फर्म, जो पार्टनर का और फर्म का आपस में जो डीलिंग है अमाउंट का, उससे इस पे इम्पैक्ट आए। ये लोग ये चाहते हैं कि जो प्रीमियम ला रहा है ना ये अल्टीमेटली हमें मिलना चाहिए। तो क्यों फर्म से मतलब कैपिटल के अपने जो बैलेंसेस है उसके अंदर छेड़खानी करना। कैपिटल के बैलेंसेस प्रीमियम के बैलेंसेस से इम्पैक्ट ना करते हुए उनके नॉर्मल कैपिटल बैलेंसेस को वो वैसे ही रखना चाहते हैं। खाली वो जो प्रीमियम आएगा वो एक लोन अकाउंट के थ्रू पेबल बताएंगे और बी को, और बी और बी जब चाहे वो प्रीमियम ले जा सकते। समझ में आ रहा है? यानी वो प्रीमियम की अकाउंटिंग वो लोग अलग दिखाना चाहते हैं, उसको कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा सा कुछ लॉजिक है नहीं, बता भी देते कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट में बोला है कि उसके लोन अकाउंट के थ्रू बताओ, तो लोन अकाउंट के थ्रू बता देंगे। तो हमें पता है जब हम एंट्री करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंटेड डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। ऐसे ही सिंपल ये जर्नल एंट्रीज में गिवन है, आप देख लेना, अच्छे से कर लेना, और कुछ नहीं है। बाकी सब वही रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, इसमें कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है। But mark illustration 53 which we are going to do right now as a very important question। इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको मजा आएगा, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन। यूं बोल सकते हो कि एंड टाइम रिवीजन जब आप करने बैठो एग्जाम के पहले फुल फ्लेज क्वेश्चन की, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर आपको करना चाहिए। तो थोड़ा ऊपर वाले ने बुद्धि दी हो तो वहां पे लिख दो, कुछ भी मार्किंग स्टार बना दो, एंड टाइम रिवीजन लिख लो, ऐसे कुछ भी लिख लो। ठीक है, ताकि जब एग्जाम के पहले के डेज पे अगर आपको कुछ रिवाइज करने कोई टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लिया करना। ठीक है, चलो ये टाइप के क्वेश्चन है क्या, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जहां टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, बच्चा कहीं ना कहीं कुछ तो एरर कर ही देगा, तो उससे बचना है। प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा। इसी टाइप का अनसॉल्व भी होगा, वो अनसॉल्व आप मन से करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 53। ओके, चलो जल्दी आ 53 पे आ जाओ। ये क्विक एंड स्लो, दोनों अपोजिट नाम है। क्विक एंड स्लो आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। The balance sheet of the firm as at 31st March 2018 was as under। बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्विक का कैपिटल है, स्लो का कैपिटल, जनरल रिजर्व गिवन है, कुछ नहीं बोला होगा तो बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, सुंदरी क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स, कैश। स्मूथ, ओके ठीक है, क्विक और स्लो को बैलेंस करने के लिए स्मूथ लिया है। Smooth was admitted as a new partner with effect from 1st April 2018 and it was agreed that, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ रहा है, स्टार्ट टू एंड पूरे ही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, देखो। And it was agreed that he would bring some private furniture worth 10,000, private stock worth 8,000, and in addition to this he will contribute 50,000 cash towards capital। कैपिटल के लिए वो क्या क्या लेकर के आ रहा है गाइस, 10,000 का फर्नीचर, 8,000 का स्टॉक और 50,000 का कैश। तो क्या उसका कैपिटल 50,000 है ना, उसका कैपिटल कितना कहलाया जाएगा, टोटल 68,000। कैसा सा 68,000, 10,000 का फर्नीचर लाया, 8,000 का स्टॉक लाया, 50,000 का कैश लाया। तो याद रखना ये जो फर्नीचर ला रहा है ना, तो फर्म का जो भी फर्नीचर होगा उसमें 10,000 ऐड हो जाएगा, स्टॉक जो भी होगा फर्म का उसमें 8,000 ऐड हो जाएगा, कैश फर्म का जो भी होगा उसमें 50,000 ऐड हो जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल कितना दिखेगा, 68,000। यानी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर डेबिट,
कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट टू स्मूथ कैपिटल कितना 68%। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बेसिक जर्नल एंट्री बनी। आगे बढ़ते हैं। He would also bring proportionate share of goodwill which is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, उसका एवरेज निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज करो, 2 years परचेज मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वो जो गुडविल आएगा फर्म का उसके ऊपर उसका शेयर लगाना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू गिवन है 5:3:2 लास्ट स्लाइड में। इट वाज डिसाइडेड दैट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड एज क्विक 50%, 30% स्लो एंड स्मूथ 20%। लास्ट में नीचे पेज पे तो 50-30-20 इज नथिंग बट 5:3:2। तो स्मूथ का अपने को रेशियो पता है 2/10, तो जो गुडविल आएगा उस पर 2/10 लगाएंगे तो स्मूथ का शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, ठीक है ना। फिर हम किसको बांट देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा सर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। यस निकाल, काफी मेहनत है इस क्वेश्चन में, फिक्र मत करो, ठीक है। चलो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, फटाफट देख लेंगे वो भी कैसे। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 17-18-52, 16-17-32 एंड 15-16-28। उल्टा दिया है तो अपने को लिखना कैसे? 15-16, 16-17 और 17-18। क्यों? क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट क्या है। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता था, तो प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते थे, एबनॉर्मल को नॉर्मल बनाते थे। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को नॉर्मल भी बनाना है। अब मजा आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एडमिशन दोनों मिक्स हो रहे हैं। देखो कितना मजा आएगा, देखो अच्छे से। However, on checking of the past record, it was noticed that on 1st April 2016, some new furniture costing 8,000 was purchased but wrongly debited to the revenue in 2017-18। Okay, वो छोड़ो, एंड वो बाद में जाना। 1st अप्रैल 2016 को क्या घटना हुई? 1 अप्रैल 2016, ये 15-16 का साल कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल। 15-16, 16-17, 17-18 तीनों के प्रॉफिट लिख लिए 28, 32, 50। ओके, उल्टा लिखा है क्वेश्चन में, अपन को उसको प्रॉपर्ली ईयर बाय ईयर लिखना है, ठीक है। 15, 16, 16, 17, 17, 18। पहला एडजस्टमेंट है 1st अप्रैल 2016 का, यानी इस ईयर में, इस ईयर के पहले डेट पे, स्टार्टिंग डेट पे ही क्या कि हम लोगों ने एक फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर ना बराबर, या वी हैड परचेज्ड द फर्नीचर ऑफ 8,000 और उसको गलती से क्या कर दिया? पीएनएल में डेबिट कर दिया। असेट बताना था, पीएनएल में डेबिट मार दिया, यानी अपना एक्सपेंस बुक कर लिया। तो अब क्या करेंगे? उससे प्रॉफिट कम हो गया था, तो क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। अच्छा, अब एड बैक करेंगे, यानी 2 साल से अपन ने उसको असेट नहीं माना था, तो 2 साल तक इस साल में और इस साल पे डेप्री नहीं लगा होगा, तो अब डेप्री कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्री की इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है, देखो वही पैराग्राफ में। द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो मैंने क्या किया? 8,000 को एड बैक कर लिया फर्नीचर की वैल्यू पहले साल में। अब उसको अपन क्या मान रहे हैं? असेट मान रहे हैं, अब मान रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8,000 एड बैक कर लिया, ठीक, माइनस 800 कैसे आया सर? अब उसको असेट माना 8,000 को, उस पर 10% डेप्री निकालो, कितना आ जाएगा? 800। अच्छा, पहले साल में 8,000, उस पर 10% 800, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, मतलब 8,000 में से डेप्री माइनस करोगे तो बुक वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 7,200। अब 7,200 पे 10% लगेगा अगले साल में, दैट विल बी 720। तो 800 का डेप्री और 720 का डेप्री दोनों अब माइनस होंगे, पहले नहीं हुए थे क्योंकि पहले अपन ने उसको एक्सपेंस मान लिया था, असेट नहीं माना था। असेट नहीं माना था तो डेप्री नहीं लगाया था, अब असेट मान रहे हैं तो डेप्री लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही सालों का डेप्री लगा दिया, ठीक, दोनों ही माइनस कर लिए। ओके, ये एक एडजस्टमेंट हुआ। एक और एडजस्टमेंट है, एंड इन 2017-18, थर्ड लाइन में वही पैराग्राफ, 2017-18 a purchase invoice of 4,000 dated 25th March 2018 has been omitted in the books। कुछ जो अपने जिसमें अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, वो माल परचेज किया, क्रेडिटर से माल लाए होंगे, परचेज किया, इनवॉइस था, एंट्री करना ही भूल गए, 4,000 का परचेज बुक करना भूल गए। अच्छा, क्या प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आया होगा? प्रॉफिट अगर हम लोग परचेज बुक नहीं करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे, इमेजिन करो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? सोचो पहले। अच्छा सर,
परचेजेस अगर बुक नहीं करेंगे परचेज एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बुक नहीं करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब एक्सपेंस बुक करना है तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट में से 4000 माइनस किया। ठीक, तो ये 17-18 का हो जाएगा। ठीक, 17-18 में गड़बड़ हो गई। तो ये दो एडजस्टमेंट हमने कर लिए, ये एडजस्टमेंट हो जाएंगे तो प्रॉफिट्स क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। तीनों प्रॉफिट आ गए 28, इसको ऐड माइनस करके 23,200, इसको माइनस करके 47,280। टोटल क्या आ गया, डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 साल के एवरेज, 3 साल के प्रॉफिट ऐड किए, डिवाइड बाय 3 के एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे आएगा, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स परचेज, तो आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। अब स्मूथ्स का शेयर कैसे आ जाएगा, 76,230 जो फर्म का गुडविल आया, मल्टीप्लाई बाय स्मूथ्स शेयर दैट इज 2/10। ठीक है, तो हमने 2/10 किया तो कितना आ गया, 15,264। अब ये 15,264 किसको मिलेगा, क्विक और स्लो जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था, 3/5, देखो 3:2 ओल्ड है, ओल्ड है। न्यू कितना है, 5:3:2, यानी कि ओल्ड है क्विक का 3/5, न्यू है क्विक का 5/10। ओल्ड माइनस न्यू इंटू 2 करेंगे तो 6 माइनस 5 1/10, इंटू 2 करेंगे 2/5 माइनस 3/10, तो इंटू 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1/10। तो दोनों का अगर सेक्रीफाइस देखोगे तो इक्वल आ रहा है 1:1। तो हमने क्या किया, 15,264 1:1 यानी इक्वली 7,632 और 7,632 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों ही पार्टनर को पेएबल बताएंगे। बोलो गुडविल समझा, ये खाली कैलकुलेशन हुआ। अब मजा क्या है इस क्वेश्चन पता है, ये जो आपने देखा ना, फर्नीचर ठीक बताया, डेप्री नहीं लगाया, परचेज का इनवॉइस बुक नहीं किया, बेटा जी ये तो खाली गुडविल के कैलकुलेशन के रफ में। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट किया है अभी तक? नहीं। तो सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी चैप्टर में कहा करते हैं, अरे बेटा वहां पे खाली गुडविल को वैल्यूएशन करना सिखाते थे, वहां पे कुछ भी अकाउंटिंग नहीं की जाती थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। तो अब जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो फर्नीचर की वैल्यू सही करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, 8,000 से करनी पड़ेगी। यानी कि जो अभी अपने बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 60,000, तो जब ये बैलेंस शीट हम देख रहे हैं क्विक और स्लो की फर्नीचर की 60,000, सोचना ये जो 8,000 है, ये 8,000 जो ये फर्नीचर ला रहा है वो तो अलग, वो तो जुड़ेगा ही 10,000 जो इनकमिंग पार्टनर ला। जो हमने गलती की थी पास्ट में, क्या उसका अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, तो अब करना पड़ेगा। यस, डेप्रिसिएशन का भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट किया, क्या पीएनएल में डेबिट किया अभी तक जा करके? नहीं किया, तो अब करेंगे। यस, अब फर्नीचर की वैल्यू इतने से गिराएंगे। यस, हमने क्या परचेज का इनवॉइस यहाँ पे खाली प्लस माइनस करके प्रॉफिट्स को सही किया है। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट है? क्या इसमें कहीं पे भी कुछ भी डेबिट क्रेडिट किया हमने? नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ये है, क्या इसमें डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा? यस, कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, और एडिशनल रिवैल्यूएशंस के एडजस्टमेंट नीचे और है, वो तो है, वो तो करना ही है। इसका भी इफेक्ट देना है, इनका भी इफेक्ट देना है, और जो एडिशनल रिवैल्यूएशंस क्वेश्चन में है उसका भी इफेक्ट देना है। इसलिए मैं बोला क्वेश्चन बहुत अच्छा। ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से आप लोगों को लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अभी तो हम लोग खाली वर्किंग कर रहे हैं ना गुडविल के कैलकुलेशन का, ये वर्किंग किया। बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ पे अभी तक अपन ने फर्नीचर को 8,000 से डेबिट किया? करना चाहिए ना, 60,000 आप फर्नीचर इधर बता रहे हो, अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप ये बोल रहे हो अरे यार अब वो चेक करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को कुछ गलती कर बैठे थे। तो आज पता चला बैलेंस शीट बनने के बाद, तो अब एडजस्ट करो उसको। समझ में आ रहा है? अब फर्नीचर की वैल्यू नहीं बताओ, ठीक है, बस यही करना है इसको। ठीक, चलो बेफिक्र रहो, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। जैसे अपन हर क्वेश्चन करते ना, एक बाद एक एडजस्टमेंट लो, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट दो, फिर बैलेंस शीट पे आएंगे, जो चीज बच गई उसका इफेक्ट देंगे, फिर रिवेल क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। पक्का ऐसे ही क्वेश्चन का करने वाला है। तो सर ये इतना क्यों किया? कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना गुडविल का, ठीक है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एक बाद एक एडजस्टमेंट लेंगे, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट देते चले। ठीक है, चलो अब ऊपर से फिर आते हैं अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए। देखो, स्मूथ वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018
इट वॉज अग्रीड। अच्छा ये क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है वो भी देख लो पहले। इस क्वेश्चन में बोला है assuming the above mentioned arrangements were duly carried out, show the profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account is nothing but revaluation account. Revaluation account का दूसरा नाम profit and loss adjustment account है, याद रखना। अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप में खैर आप लोगों को तो नहीं आएगा, सीबीएसई वालों को आ जाता है, कोई दफा एमसीक्यूज वगैरह में ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। तो याद रखना आप रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखिए। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर, कोई बनानी, ये तीन चीज बनानी। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट कर Smooth was admitted as a new partner with effect from 1st April, and it was agreed that he would bring some private furniture, stock and cash. अच्छा, पहले फर्नीचर उठा है, फर्नीचर आया, कैपिटल बढ़ेगा। पहली एडजस्टमेंट क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू स्मूथ कैपिटल। तो फर्नीचर बढ़ाना है 10,000 से और स्मूथ के कैपिटल को भी बढ़ाना है 10,000 से। आओ क्विक स्लो स्मूथ लिखा, क्विक और स्लो के कैपिटल बैलेंसेस बैलेंस शीट में से उठाए 1, 20 और 77 लिख लिए। स्मूथ के कैपिटल में बाई फर्नीचर लिखो 10,000, स्मूथ का कैपिटल फर्नीचर से बढ़ाया 10,000 से। बैलेंस शीट में जाओ, मैं हर बार बोलता हूँ दोनों इफेक्ट एक साथ दे के खत्म करोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गड़बड़ी नहीं करोगे। अगर पागलों जैसे पहले रिवेल बनाओगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाने जाओगे ना, तब तक टैली नहीं होगा। लिख करके ले लो मेरे वर्ड्स, ठीक है, और जल्दी होगा नहीं वो अलग, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चीजें बाकी रह गई है, ठीक है। तो एक एक चीज लो, उसके सारे इफेक्ट दे दो बुक सकता हूँ। दो ही तो इफेक्ट देने होते हैं डेबिट क्रेडिट। तो एक फर्नीचर का हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, दूसरा फर्नीचर में भी ऐड करना है। अच्छा देखो फर्नीचर कितना है बुक्स में अपना 60,000 था, ये कितने का फर्नीचर ला रहा है 10,000 का, तो 10,000 का फर्नीचर ऐड होना है, तो ये किया हमने, ऐड कर लिया, 60 में 10 ऐड किया, ठीक है। ये सब वर्किंग नोट में आप जाकर के करोगे तो बेटर है, मैं तो यही पे कर देता हूँ, ठीक है। चलो आप एग्जाम में भी नीचे लाइन में यूं ही कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फर्नीचर के दो इफेक्ट हो। अब अगर फर्नीचर का यहाँ पे आप इफेक्ट ले रहे हो ना, पूरे क्वेश्चन में फर्नीचर की जितनी ही एडजस्टमेंट है ना वो खत्म करो, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि एक बार का फर्नीचर के सारे इफेक्ट हो जाएंगे, एडजस्ट उसके मार्क पॉकेट में, ठीक है। तो देखो फर्नीचर के और क्या क्या इफेक्ट आते हैं, आप अगर देखोगे तो हमने फर्नीचर को भी रिकॉर्ड करने में गलती की। 8,000 का बुक्स में फर्नीचर कम रिकॉर्ड किया, तो अब क्या करेंगे, ये 8,000 से फर्नीचर बढ़ा लेंगे। अगर फर्नीचर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो, अच्छा इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखो आप। हमने पहले पीएनएल में गलती से डेबिट कर दिया था, पक्का 8,000 डेबिट किया ये मान लो, तो गलत था, पीएनएल को डेबिट किया था। अब क्या करेंगे, पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो पीएनएल डेबिट हुआ था, अब पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, पीएनएल तो बना रहे हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट बना रहे, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 8,000। यानी एक इफेक्ट क्या हो गया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब असेट बुक कर रहे हैं इसलिए फर्नीचर डेबिट। तो ये जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई, हाँ सर। तो हमने फर्नीचर में ऐड किया, ये देखो प्लस किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि असेट अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहले गलती से डेबिट किया था, अब क्रेडिट करना पड़ेगा, वो डेबिट इफेक्ट हटाने की पक्का 100%, बहुत बढ़िया। अब आओ फर्नीचर पे ही डेप्रिसिएशन के भी इफेक्ट, यानी ये जो वैल्यू के डेप्रिसिएशन, ये हमने डेप्रिसिएशन अभी तक पीएनएल में चार्ज नहीं किया और अभी तक फर्नीचर में से माइनस नहीं किया, तो अब क्या करना है, पीएनएल में डेबिट करो। तो पीएनएल एडजस्टमेंट बना रहे, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट कर दो। और क्या करेंगे, जो फर्नीचर की वैल्यू उसमें से माइनस करो। सर 1520 कहां से आया, 800 प्लस 720 कितना हो जाएगा गाइस, 1500। समझ में आ गया, 60,000 प्लस जो पार्टनर कैपिटल फर्नीचर ला रहा है एज ए कैपिटल, वो ऐड किया फर्नीचर, प्लस जो हमने फर्नीचर बताया नहीं था वो भी ऐड किया, और इस फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था वो माइनस। समझ में आ गया, ये हो गया फर्नीचर का सारा इम्पैक्ट। रिवैल में भी आ गया, बैलेंस शीट में भी आ गया, पार्टनर्स कैपिटल में भी आ गया, सब जगह हमने फर्नीचर को कंप्लीट कर लिया। सर ये समझाना चाहते हैं, एक चीज उठाओगे उसके सारे इम्पैक्ट दे दो। अब क्या आ रहा है देखो, स्टॉक आ रहा है 8,000 का वो ला रहा है, तो स्टॉक से कैपिटल बढ़ना चाहिए। ये जैसे फर्नीचर से बढ़ाया स्मूथ का कैपिटल, वैसे स्टॉक से भी स्मूथ का कैपिटल बनाओ। और फर्म का ऑलरेडी स्टॉक है 50,000, वो 50,000 में 8,000 ऐड कर लो,
आज वो 8,000 का स्टॉक ला रहा है, 8,000 के वर्थ का। इसमें एक रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है, नीचे देखो, योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। उसके नीचे देखो, ऑन रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। दिमाग लगा, कौन से स्टॉक की ये लोग वैल्यू रिड्यूस करने बोल रहे होंगे? जो पार्टनर ला रहा है उस स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करने बोल रहे हैं, कि जो हमारे पास स्टॉक हम लोग बुक्स में बता रहे हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस? जाहिर सी बात है, रिवैल्यूएशन किसका हो रहा है? मेरे एसेट्स के रिवैल्यूएशन हो रहे हैं। वो तो बेचारा अभी स्टॉक लेकर के आ रहा है, तो वो वर्थ उतना ही वर्थ हम बता रहे हैं ना, 8,000 जितनी एक्चुअल उसके वर्थ है। ऐसा थोड़ी करेंगे, अच्छा तो 8,000 का ला रहा है, अब रिवैल्यू करो उसको। अरे उसको क्यों रिवैल्यू करेंगे? वो तो मार्केट वैल्यू पे ही ला रहा होगा, टुडेज डेट पे वो कैलकुलेशन हो रहा है, तो वो आज की ही वैल्यू है 8,000। तो 8,000 पे फिर दोबारा 5% कैलकुलेट मत करना, मैं हाथ जोड़ लू, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगा कर। तो 8,000 पे 5% नहीं लगाना है। जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है 50,000 के, सॉरी 50,000 के स्टॉक है, हाँ 50,000 के जो हमारे पास स्टॉक है उस पर 5% कितना हो जाएगा? 25, यानी 2500 से स्टॉक की वैल्यू गिरानी। तो क्या किया हमने? P&L एडजस्टमेंट में गए, स्टॉक की वैल्यू गिराई, अच्छी बात नहीं है। 2,500 से स्टॉक की वैल्यू गिरा दी। और स्टॉक में देखो 50,000 था, 8,000 का कैपिटल मिल गया और 2,500 से रिवैल्यूएशन किया, माइनस किया, वैल्यू गिरा दी, तो आ गया 55,500। समझ में आ रहा है? ये स्टॉक का पूरा इम्पैक्ट था। अब आओ कैश। कैश का क्या क्या हुआ? एक तो ये कैपिटल का कैश ना है, तो ये रहा कैश। हमारे पास ऑलरेडी 18,000 का कैश था, देखो बैलेंस शीट में 18,000 का कैश है, लास्ट है असेट में 18,000 कैश। 50,000 का ये कैपिटल लाया, और क्या लाया होगा कैश? प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि बोला है ना वहां देखो, ही वुड ऑल्सो ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। देखो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, ही वुड ऑल्सो ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी वैल्यू। तो कितना गुडविल लाया? 15,264, 15,264 का कैश लाया, तो वो भी ऐड कर देंगे कैश में। ये हो गया इधर इफेक्ट, कैश का टोटल आ गया। अच्छा, तो कैपिटल में तो इफेक्ट दे दिया कैश का, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में है, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी इफेक्ट दे दो। जो जो टर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, उसका इफेक्ट दे करके खत्म हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पूरा कैलकुलेशन करके रखा इधर, 7632 हमने उसका इफेक्ट भी एकदम इसी जाने का, स्टेप बाय स्टेप, ऊपर से नीचे उतरने का, कुछ छूटेगा नहीं। एडजस्टमेंट एक बार देखो, तो देखो हमने क्या कर लिया बेटा, फर्नीचर का इफेक्ट सारे दे दिए, स्टॉक के सारे इफेक्ट दे दिए, कैश के सारे इफेक्ट दे दिए। अब देखो और क्या बचा है, गुड। अब नीचे आओ। However, on checking of the past record, it was noticed that some new furniture का इफेक्ट दे दिया, and in 1718 a purchase invoice of 4,000 dated has been omitted in the books। तो अभी तक ये हम लोगों ने 4,000 का इफेक्ट दिया नहीं है परचेज का बुक्स ऑफ अकाउंट में। अच्छा, परचेज क्या करते हैं? ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग और P&L बना रहे क्या? नहीं, P&L एडजस्टमेंट बना रहे, तो P&L एडजस्टमेंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है? 2 परचेजेस के नाम से या तो 2 क्रेडिटर्स के नाम से। अब बोलोगे सर क्रेडिटर्स क्यों आ गया? देखो मेरी बात समझना है, यहाँ इसको हम क्रेडिट परचेज ही लेना है, इसको कैश परचेज नहीं मान सकते, क्योंकि अगर कैश परचेज होता तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया होता, क्योंकि कैश आया तो कैश रिकॉर्ड हो ही जाता, तो परचेज में भी इफेक्ट दिया होता। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज अज्यूम इट एज अ क्रेडिट परचेजेस, बिकॉज कैश की तो एंट्री पड़ ही जाती है, कैश में एरर होने के चांसेस कम होते। हाँ, लेकिन ये जो क्रेडिट वाला होता है ना, इसमें एरर होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली कुछ कैश नहीं है ना अपने पास, वो माल आया और स्टॉक में मिल गया होगा। स्टॉक की हमेशा फिजिकल काउंटिंग नहीं होती, कैश की तो हमेशा पल पल काउंटिंग होती है। समझ में आ रहा है? कैश लेके ही उठाओ, अरे आ गया, चलो परचेज का ये कैश पे करना पड़ा, समझ में आ रहा है? तो कैश तो आवन जावन दिखता है, स्टॉक की हर बार वैल्यूएशन नहीं होती, हर बार काउंटिंग नहीं होती जितनी कैश की होती। तो कैश के एरर होने के चांसेस कम होते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे बेटा? क्रेडिट परचेज। अच्छा, क्रेडिट परचेज है तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्या कर लिया अपने हम लोगों ने? एक्सपेंस बुक कर लिया टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स में बढ़ाना पड़ेगा। तो सप्लायर कितने थे? देखो हमारे 96,000 के, 4,000 से बढ़ाने पड़ेंगे और लायबिलिटी बतानी पड़ेगी, तो 1 लाख के हो गए। और ये क्या किया हमने? परचेज 4,000 का रिकॉर्ड कर दिया, ये भी इफेक्ट हो गया। आगे देखो, योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज टू बी मेड, ठीक है। ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, ये कर दिया। एंड मोटर कार इज वर्थ 85,000,
आप मोटर कार कितना दिखा रहे हो बैलेंस शीट में 75,000, उसकी वर्थ कितनी है 85,000, 10,000 से बढ़ाना है मोटर कार को, 10,000 से बढ़ाओ, इधर इफेक्ट दे दो मोटर कार 10,000 से बढ़ा करके 85,000, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या बचा, बैलेंस शीट में जाओ देखो, कैपिटल लिख लिया, क्विक स्लो, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो बाय जनरल रिजर्व 18,000 12,000, 30,000 डिवाइडेड बाय क्या है रेशियो 3:2 ओल्ड रेशियो, डिवाइडेड बाय 5 6,000 आ जाएगा, 6 3 से 18, 6 2 से 1800, ठीक है, क्लियर। ये हो गया जनरल रिजर्व। देखो लायबिलिटी साइड सारी लिख ली, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने बाकी पता है, जनरल रिजर्व का इफेक्ट हो गया, क्रेडिटर्स का इफेक्ट हो गया, असेट साइड कर दो, फर्नीचर निपटा दिए, ऑफिस इक्विपमेंट अभी तक इफेक्ट नहीं दिया था, अब दे देंगे, यू का यू लिख लेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मोटर कार का एडजस्टमेंट कर लिया, स्टॉक का कर लिया, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, यू का यू 90,000 लिख लिया, कैश का एडजस्टमेंट कर लिया, दैट्स इट, हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे क्लोज करते हुए रिवाइज क्लोज करो, इनकम देखो ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो वो 5988 3992 कैलकुलेटर है ना, इसमें कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा 3:2 में ये। अब ये क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस बढ़ा देगा, ठीक है ना, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस प्रॉफिट से बढ़ जाएंगे, उनके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस आ जाएंगे, सबको ऐड करोगे क्लोजिंग आ जाएगा, क्योंकि डेबिट में कुछ है ही नहीं। फिर यही बैलेंसेस क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, सारे आइटम करेंगे, बैलेंस शीट पे टोटल। क्लियर हो गया, इतना इजी था। इलस्ट्रेशन 54 अच्छे से देख लेना भाई, पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन एक और बार देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि ये तो खाली हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया है, तो ये जितने ही डेटा थे, ये सारे ही डेटा जो हम रफ में कर रहे हैं, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में इम्पैक्ट कैसे दिया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड टाइम रिवीजन में जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 54 जो है ना बेटा, वो मेरे हिसाब से उसमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, आप ये मन से ट्राई कर लेना, कुछ ही नहीं है, दम ही नहीं है, लल्लू है, ठीक है, मन से कर लेंगे आप लोग इलस्ट्रेशन 54 एज एन होमवर्क, ठीक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू।